चलिए अब बात करते हैं मार्केट के लिए आगे के क्यूज़ की। और यहाँ से अगला बड़ा क्यू जो आएगा वो मेरे ख्याल से होगा ऑटो सेल्स के नंबर्स। और वो आशीष बाई चांस आएंगे छुट्टी वाले दिन। हाँ ना, हमारी छुट्टी होगी उस दिन 1 मई को, तो हम 2 मई को रिएक्ट करेंगे और 2 मई को वीकली एक्सपायरी भी होगी। तो ये बड़ा क्यू रहेगा। ये बड़ा क्यों इसलिए रहता है क्योंकि मेरे ख्याल से एक इकॉनमी की हेल्थ का जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है वो ऑटो सेल्स होते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि किस तरीके का इकॉनमी चल रही है, खासतौर से टू व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, सीवीज, इन सब के नंबर्स आएंगे, इस पर हम नज़र रखेंगे। लेकिन अब एक बात करते हैं, ये वो जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था ना उसको लेकर, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे लग रहा है ना, थोड़ा लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, शायद थोड़ा लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक आजकल एक थोड़ा सा एक पता नहीं, या तो माहौल फैलाया जा रहा है या एक थोड़ा सा एक चल रहा है माहौल कि क्या बीजेपी के कैंप में पैनिक है, क्योंकि दोनों बार जो मार्केट गिरी है वो इलेक्शन वाले दिन गिरी है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है उसकी वजह से। मेरा समझ ये है कि अगर तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता तब तो समझ में आता कि दिक्कत की बात है, क्योंकि आप करंट गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना एक ये पहले भी हुआ था, एक बार यूपी के इलेक्शन के टाइम पे भी हुआ था, जिसमें लोगों को लगा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर की जो अब वो जो स्पीचेस हैं उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि डेस्परेशन दिख रहा है। मुझे कई बार लगता है कि वो डेस्परेशन नहीं होता, वो कई बार एक जैसे कहते हैं ना हैमर होम द एडवांटेज, वो एकदम जैसे 400 बार करना ही करना है मुझे, वो मुझे लग रहा है कि उसकी एक छाप है। एक मुझे लग रहा है कि पिछली बार भी अगर आपने जो फर्स्ट फेज में जो डिक्लाइन आई थी उस दिन अगर आपने बाय किया हुआ था तो आपका पैसा बना हुआ था। मुझे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज में कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो ऐसा दिखा रहा हो कि उनको हल्का सा भी पैनिक है। मतलब ये एक मेरा व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन रिलेटेड वीकनेस अगर अगले 2 महीने में रहेगी तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद जो गिरावट है उसमें बाइंग ही आने वाली है। तो ये एक बेसिक व्यू लेकर चल रहे हैं। इनफैक्ट काम करते हैं, एक बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या। ऑब्वियसली उसके बाद बात करेंगे इस इंटरव्यू की, लेकिन पहले एक थोड़ा सा चंक सुनते हैं। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जब जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी?
मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन के बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की एक तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। ओके, चलिए मैं नीरज जी, एक चीज़ है, वैसे मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको फुल टॉस मिले तो छक्का जरूर मारना चाहिए। और उसमें 2 लोग मेरे सबसे क्लियर कट एग्जांपल रहे, एक वीरेंद्र सहवाग, उनको आपने कभी फुल टॉस दे दी, उन्होंने हमेशा छक्का मारा। एक प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर फुल टॉस दे दी तो वो जानी है बॉल से बाउंड्री के बाहर। ये इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जो आपने कहा ना वोटिंग परसेंटेज वाला, तो एब्सोल्यूट नंबर बढ़े हैं क्योंकि 5 साल में वोटर्स भी बढ़े हैं। ये कई जगहों पे आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर जब आप देखें जितनी पोल्ड हुए वो बढ़े। हाँ, परसेंटेज में आपको कम दिखेगा क्योंकि उस हिसाब से नहीं हुआ, तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक सीरियस इशू नहीं है। और दूसरा ये कि ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने मंगलसूत्र ये सब चीज़ें कही हैं। आप पिछले 4-5 चुनाव याद कर लीजिए, 14 की करिए, फिर 17 करिए, फिर 19 करिए, फिर 22 करिए, हर एक में ये इशू उनके कैंपेन का हिस्सा होता है। तो जो लोग इस बार बड़े चकित हो रहे हैं कि अरे ये कैसे बोल दिया इन्होंने, भाई साहब वो होता है। और प्लस जब आपने कहा ना कि जब आप लूज बॉल दोगे तो वो 6 मारेंगे, तो जब आप उनके उसमें लिखा है मैनिफेस्टो में, प्लस उसको राहुल गांधी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये चुनाव हो रहा है, ये कोई सभा थोड़ी चंगती चल रही है, यहाँ सब आदर्श वाली बातें होंगी। तो इसलिए हमें लगता है कि होगा। और मार्केट हमको लगता है अननेसेसरी नॉइस के नैरेटिव में फंस रहा है, ग्राउंड पर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा इंटरेक्शन जिसके छोटे छोटे अंश सुनाए, वो अंश में आपको मजा आ गया सुन के। पूरा इंटरव्यू आज रात 9 बजे CNBC आवाज पे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स आती हुई। चलिए अब आज का मंडे का सेशन, अब इसकी तैयारी कर ली जाए। कुछ हद तक कर ली थी, अपफ्रंट डिस्कशन में कई सारी चीजें आ भी गई हैं। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है, सुबह से थोड़ा सा ठंडा पड़ा लेकिन 80-100 पॉइंट के बीच में, पहले 90-100 था, 80-90 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत होगी, ऐसा गांधीनगर कह रहा है। आज ध्यान रखिएगा, हमारे यहां बैंकेक्स की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन। हमारे एशियन पीयर्स कैसे कामकाज कर रहे हैं क्विकली रन थ्रू करा देता हूं आपको। मिला जुला था, लार्जली तेजी की तरफ थे ज्यादातर एशियन मार्केट्स आज सुबह। आरबीआई की तस्वीर डॉक्टर साहब दिखा नहीं रहे हैं, दिख जाएगी आपको। और उसके बाद ये देखिए, सारा मजबूत है पूरा एशिया और हैंडओवर बढ़िया था। यूएस में हम डाइजेस्ट करके गए थे, फ्लैट से 1% मजबूत यूएस के फ्यूचर्स, एक्चुअल में आधे से 2% मजबूत यूएस में कामकाज हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जो डाइजेस्ट किया और जो एक्चुअल हुआ है उसमें काफी फर्क है, इसीलिए शायद एशिया भी, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। पर जान लिया जाए मूड मॉल है कैसा, कोई इन्फ्लेशन, कोई रिजल्ट, बहुत कुछ था जो यूएस में होना था। क्या अपडेट्स है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अपनी बातचीत हुई थी शुक्रवार को सुबह, हमने कहा बहुत तेजी रही यूएस में। क्योंकि रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा था और कुछ अंदाजे मिल रहे थे आफ्टर आवर्स के नंबरों से, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फ्राइडे को नंबर आए गूगल के, क्या सॉलिड नंबर आया और स्टॉक 10% ऊपर, और अल्फ़ाबेट जो है 2 ट्रिलियन को पार कर गया। फिर बाकी सारे चिप वाले भी देखिए, एनवीडिया वगैरह सब में बहुत, मतलब टेक ने लीड किया मार्केट को उस दिन, और इसीलिए आप देखिए नैस्डैक में क्या ज़बरदस्त 300 पॉइंट की रैली बनी। मतलब बीता हफ्ता पूरे अप्रैल का जो नुकसान था उसके मुकाबले बहुत शानदार हफ्ता बीता है। तो यूएस मार्केट ने महंगाई की चिंता छोड़ दी है, फेड की चिंता छोड़ दी है, बॉन्ड यील्ड की चिंता छोड़ दी है। अब वो सिर्फ फोकस कर रहा है अर्निंग्स कैसी आ रही हैं।
क्योंकि अर्निंग्स अगर इतनी अच्छी आ रही हैं तो फिर मार्केट को कमज़ोर होने का कोई वहाँ पे संदर्भ बनता नहीं है। जबकि इसी हफ्ते फेड की बैठक भी है, उसके बावजूद मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो कोर को रिएक्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ के एक संकेत अच्छे दे रहा है कि अगर अर्निंग्स बढ़िया आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ यहाँ पे खाली ध्यान रखना चाहिए, आईटी कंपनीज वहाँ पे वही 5, 6, 7, 8 हैं जिन पे तेज़ी है, क्योंकि वो बिज़नेस बदल चुका है। अब वो नॉर्मल वाली कंपनियों में उतनी तेज़ी नहीं आती है, अब उनमें तेज़ी आ रही जो एआई से रिलेटेड है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चला रही हैं, उन्हीं में सबसे मजबूती देखने को आपको मिल रही है। तो मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है और इस हफ्ते कई सारे डेटा बहुत हैवी वीक है गए। बहुत सारे ओल्ड इकोनॉमी कंपनी के नंबर हैं और फेड की बैठक है, जोल्ट के नंबर हैं, तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे, मार्केट को उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इंटरनल्स में कहीं कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रही है यूएस मार्केट में। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन इक्विटीज का हैंडओवर तो गजब का है, चाहे वो फ्राइडे का हो यूएस से या आज हमारे एशियन पीयर्स का हो। तो मजबूती की तरफ इस सारे ग्लोबली मार्केट्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बहुत सिमिलर है फ्राइडे की जैसे, जब यूएस के फ्यूचर सपोर्टिव थे, हमारे एशियन पीयर्स मजबूत थे, लेकिन हम कर गए फ्राइडे को सरप्राइजिंगली तगड़ा अंडर परफॉर्म। 150 पॉइंट निफ्टी दबाव में था, 2.5% कमजोरी के साथ बंद हुआ दिन के लोज के आसपास। कैसा है ट्रेड सेटअप, क्या चल रहा है? ये सीरीज की शुरुआत हुई थी मई की और वो कमजोर नोट पे शुरुआत हो गई है, लेकिन कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? उसके बाद अपन निफ्टी बैंक पे चलते हैं। सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं वही हो रहा है। पिछले कई दिनों से डीआईएस की बाइंग, एफआई की सेलिंग। डीआईएस की करीब 4,350 करोड़ की बाइंग है, उसके सामने एफआईएस की 3,400 करोड़ की सेलिंग है। हालांकि उसके बावजूद मार्केट थोड़ा गिर गया था, वो डोमेस्टिक थोड़ा सा पैनिक था वो इलेक्शन के नंबर्स को लेकर शायद मेरे ख्याल से। देखिए एफआईआई का कैश एक्शन और डीआई का बिल्कुल ऑलमोस्ट मिरर इमेज है, जितना एफआई बेच रहे हैं उतना उससे ज़्यादा एफआईएस खरीद रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स का मामला जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब करीब 1972 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है करीब करीब 6,377 करोड़ की। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में फर्स्ट डे ऑफ सीरीज में हमेशा सेलिंग आएगी, ये चीज़ मैं लोगों को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एफआईआईएस आर्बिट्राज पोजीशन क्रिएट करते हैं। हर एक स्टॉक फ्यूचर महंगा होता है कैश से, तो आप कैश में लेते हैं, फ्यूचर में बेचते हैं, 1 महीने तक रखते हैं उस पोजीशन को और लास्ट डे पे स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा पैसा बन जाता है वो बेसिकली। इसके लिए ये पोजीशन, इसके लिए आप देखेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन और उससे एक दिन पहले स्टॉक फ्यूचर में बाइंग आती है, वो ये वाला मामला। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग इंटरेस्टिंग है, 1972 करोड़ की। विद इन दैट बैंक निफ्टी में कम बिका 270 करोड़, निफ्टी में ज़्यादा बिका 2000 करोड़। और मुझे लग रहा है अब ये फिर मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। सीरीज के स्टार्ट में वापस शॉर्ट पोजीशंस अच्छे से तूल पकड़ चुकी हैं, 2000 करोड़ की सेलिंग एक दिन में हो गई। और अब आप लॉन्ग शॉर्ट पर आ जाइए, वो ज़्यादा जरूरी है। लॉन्ग 1,16,000 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, लेकिन शॉर्ट देखिए 2,15,000 68,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, मतलब नेट 46,000 नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं। और अब हम वापस 1 लाख नेट शॉर्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जो हम ऑब्वियसली एक्सपायरी से पहले थे 1,08,000 पे थे हम एक्सपायरी से पहले, फिर एक्सपायरी हुई 1,24,000 तक गए थे हम एक्सपायरी से एक दिन पहले। एक्सपायरी हुई, सीरीज की शुरुआत हुई 53,000 शॉर्ट्स के साथ, अब हम वापस 1 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आ गए। 1,24,000 1,25,000 जो शॉर्ट्स होते हैं वहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट तैयार है शॉर्ट कवरिंग के लिए। इंडिया विक्स भी 2-3 दिन से वो 10 से नीचे जाने के बाद थोड़ा वापस ऊपर आया है, वो अच्छी बात है। कॉम्प्लेसेंसी थोड़ी खत्म होनी चाहिए मार्केट में। 2% इंडिया विक्स बढ़ा है 10.93 पर। पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, 0.96 पर है वर्सेस 1.28, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, बैन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक व्यू ये बन रहा था फ्राइडे को कि शायद वोडाफोन आइडिया बैन से बाहर आ जाएगा। आना भी चाहिए वैसे टेक्निकली, क्योंकि अब भाई नए एफपीओ वाले शेयर आ गए हैं, तो फ्री फ्लोट बढ़ गया है। अब फ्री फ्लोट बढ़ गया तो उसके हिसाब से मार्केट में पोजीशन लिमिट बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से वो अब तक अपडेट नहीं हुई है, लेकिन वो अपडेट हो जाएगी क्योंकि बहुत शेयर्स आए हैं, वो अपडेट हो जाएगी तो वोडाफोन आइडिया फिर बैन से बाहर आएगा। लेकिन अभी के लिए तो नहीं है, अभी के लिए वोडाफोन आइडिया बैन में कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सेटअप को जो है मैं स्लाइटली ओवरसोल्ड करके थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव है सेटअप। इक्विटीज का हैंडओवर जो ग्लोब से मिला है वो बढ़िया है, और इसका फायदा तो सीएनबीसी आवाज के दर्शक खुलते ही बुना लेंगे, जब वो फ्राइडे के जाते जाते हमने निफ्टी को लॉन्ग कर लिया था। तो यही बातचीत निकल के आई है, चाहे तो पूरा का पूरा उस पोजीशन को जिन्होंने हमारे साथ बीटीएसटी करा है वो बुक आउट कर लीजिएगा। तो वो तो अपने ने बढ़िया कमाई कर ली। आज निफ्टी का फ्रेश अप्रोच, थोड़ा बहुत प्रेशर के बाद कुछ हद तक उभरेंगे, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। अब रणनीति क्या होगी?
देखिए निफ्टी की रणनीति जो है वो सिंपल है। पहले मैं लेवल्स डिस्कस करता हूँ, फिर करना क्या बता देता हूँ। पहला सपोर्ट आपका 22,360 20 डेमा, 22,360 से 22,400 20 डेमा और 20 डी मूविंग एवरेज। और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,160 से 22,240 ऑप्शन बेस, और 50 डेमा भी वहीं पर प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको बैक गैप अप के बाद 22,600 से 22,625। फ्राइडे का हाई वहाँ पर प्लेस था 22,620, और ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहीं पर हुई है। तो 22,600 से 22,625 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये निकलना शुरू हुआ तो फिर सीधा 22,775 आपका ऑल टाइम हाई, जहाँ पर आपकी बड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। करना क्या है, पोजिशनली अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो 22,300 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो BTST ट्रेडर्स अगर आप कैरी कर रहे हैं तो हाफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें 100 पॉइंट के गैप अप पर, बाकी हाफ को कैरी करें अपनी कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस पर। BTST ट्रेडर्स के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर डे ट्रेडर्स होते हैं। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? गैप अप के बाद आपको अगर हल्का सा नॉक मिल जाए और 22,400 से 22,450 का जोन मिल जाए, 22,400 से 22,450 के जोन में बाय करें और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 22,350 का, उसको 349 भी ना करें। सिंपल 22,350 के स्टॉप के साथ 22,400 22,450 का एक बाय जोन है। शॉर्ट ट्रेड होगा अगर आप 22,350 को कन्विंसिंगली तोड़ देते हैं, तब शॉर्ट ट्रेड होगा प्योरली इंटरडे में, क्योंकि तब ये मार्केट जो है ना आपको एक इंडिकेशन देगी कि अब ये मार्केट का टेक्सचर चेंज हो रहा है। लेकिन वो मेरा बेस केस नहीं है, बेस केस मेरा बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर पहले तो बढ़िया प्रॉफिट बुक पूरा 100% बुक कर लें, है ना? आपने वो जो अपन ने फ्राइडे को कैरी नहीं, हाफ बुक कर लें, हाफ बुक कर लें, हाफ को कॉस्ट के साथ ट्रेल कर लें। ठीक बात। पूरा भी चाहे तो बुक कर लें। देखिए इंडिविजुअल, आपने आईसीआईसीआई बैंक की बात करी, देखते हैं इंडिविजुअल की कॉल है। अगर आप चाहें तो पूरा, क्या होता है ना, या तो पूरा बुक कर लें या फिर हाफ बुक कर लो, बाकी हाफ को देख लें। अगर लग रहा है कि मार्केट नहीं टिक पा रहा है तो पूरा कवर कर लें फिर। तो चलिए बढ़िया मुनाफा, गाढ़ा मुनाफा होगा। और आज बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक, एक तो बैंकेक्स की एक्सपायरी, हालांकि वो भी बहुत तूल पकड़ रही है भाई, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। बैंक्स तो वैसे फ्लेवर में रहेंगे, कई सारे रिटेल फोकस वाले या ट्रेडर फ्रेंडली बैंक्स भी आज रडार पे होंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक खास तौर पे। क्या करना है निफ्टी, अपन आईसीआईसीआई बैंक की आगे चर्चा करते हैं। आपने अंश हिंट तो दे ही दिया है निफ्टी बैंक का अप्रोच। देखिए निफ्टी बैंक में आपका पहला सपोर्ट रहेगा 47,875 टू 48,050, जो आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर। और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 47,400 टू 47,500। ये लेवल्स थोड़े डीप हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको वो रखने पड़ेंगे डीप, वरना हर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा अगर आप डीप स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे तो। 50 डेमो और ऑप्शन जोन ना। रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी आपको 48,500 टू 48,700, जहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन राइडर है, प्लस फ्राइडे का हाई भी वहीं पर था 48,680। और बड़ी रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली आपका ऑल टाइम हाई 49,000 टू 49,100। मेरा भी अभी भी यही है कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा इस सीरीज में, लेकिन मैं आईसीआईसीआई बैंक पर पहले 15 मिनट का रिएक्शन हो जाने के बाद ही कोई ट्रेड सजेस्ट करूंगा। उसका रीज़न बताता हूं मैं क्यों। फ्राइडे को जाते जाते किसी ने आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे खासे लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं, और वैसे भी मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सैटरडे को कोई भी नंबर्स आए ना, मंडे को आप पहले 15 मिनट उन ट्रेडर्स को हट जाने दीजिए, उन जो जिसे कहते हैं ना, जिनके पास थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, जिनके पास थोड़े से हिंट्स होते हैं, उनको निकल जाने दीजिए एक बार। उसके बाद आपके पास क्लीनर प्ले मिलता है 15 मिनट के बाद। तो 9:30 के आसपास एक व्यू लें 48,150 टू 48,300। अगर वहां पर स्टेबिलिटी दिखे बैंक निफ्टी पर एक बड़े गैप अप के बाद, तो वो एक बाय जोन होगा 48,050 के बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ, फ्राइडे के लो से जस्ट नीचे 48,050 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। और हाँ, शॉर्ट तभी करना है अगर आईसीआईसीआई बैंक स्लिप होने लगे और एचडीएफसी बैंक स्लिप होने लगे, तो इसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं बहुत ज़्यादा प्री मेडिटेटेड नहीं रहूँगा, मैं एक बार रिएक्शन देखूंगा, फिर कंटिन्यूस सेशन में हम अराउंड 9:30 एक व्यू लेंगे कि बैंक निफ्टी पर क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, यह है निफ्टी बैंक। मदद करने के लिए होंगे स्क्रीन पे, देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर, देख लेते हैं निफ्टी बैंक का बिहेवियर पहले 15 मिनट, उसके बाद एक डिसाइसिव कॉल लेंगे। ये हो गया निफ्टी, बाय ऑन डिप्स, निफ्टी बैंक, लेट्स वॉच आउट। आज की स्ट्रैटेजी पूरी। अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है वो आपकी स्क्रीन पे रेडी हो रहा है।